सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, खमा घणी। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपना जो टेस्ट हुआ था किससे संबंधित, टेंस से संबंधित, पैसिव वॉइसेस से संबंधित और नरेशन से संबंधित। ये बहुत ही शानदार टेस्ट था और रिजल्ट भी आप लोगों का बढ़िया शानदार रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर टेस्ट में आपके पास समस्या आती है। तो आज की इस क्लास में हम अपने उस टेस्ट की जितनी भी समस्याएं आप लोगों के सामने आई थी उन समस्याओं का समाधान करने वाले हैं और बहुत ही शानदार विश्लेषण हम इन प्रश्नों का करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास को आपको कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना है। आपके जो टेंसेस से संबंधित क्वेश्चंस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइसेस के जो क्वेश्चंस हैं और जो नरेशंस के क्वेश्चन हैं वो आने वाली किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाले हैं। तो क्लास तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में अपना जो टेस्ट हुआ है बढ़िया शानदार टेस्ट है और इस टेस्ट के जो प्रश्न हैं अगर आप लोगों ने ढंग से देखे हैं तो उस लेवल से ऊपर के हैं जो आपके मुख्य एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम में होते हैं। तो ऐसे प्रश्न मैंने बनाए जैसा आप लोगों के सामने दिखाई दे रखा है। ये अपना पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न की बात करें तो आपको ये जो वर्ब दी हुई है इनमें से एक वर्ब है वो सही भरनी है। अब ये कैसे करेंगे? तो जिन्होंने मेरी टेंस की क्लास देखी है ना उनको कोई समस्या नहीं आई है इस जो टेंसेस के एग्जाम्पल्स है उनमें। और एक्टिव वॉइसेज की देख भी लिए तो उनको एक्टिव वॉइसेज में भी समस्या नहीं है और जिसने नरेशंस की भी देख ली है उनका तो कुछ नहीं समस्या आई नहीं फिर उनके सामने। चलिए देखो, बाय द टाइम द चीफ गेस्ट डेस रीच द ऑडिटोरियम द कल्चरल प्रोग्राम विल ऑलरेडी स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसमें अपने पास एक दे रखा है कि जब तक अपने पास चीफ गेस्ट इसको अपने पास ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे कार्यक्रम पहले प्रारंभ हो चुका होगा। तो इसका मतलब इसमें अपने पास सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा है, यानी सिंपल फ्यूचरिटी यानी साधारण सिंपल बताए, साधारण फ्यूचर बताए, सिंपल फ्यूचर बताए, साधारण फ्यूचर बताए। तो इसके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट आपके पास कब बनता है? विल या शैल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तब बनता है। अच्छा, इस वाक्य में मैं आपके पास विल रीच दिया हुआ है तो आप यहाँ पे विल रीच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये विल रीच नहीं होता तो क्या करते? समस्या तो ये है, अगर ये नहीं होता तो आप फिर यहाँ पे ये ऑप्शन सही करते, ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपके पास सिंपल फ्यूचर टी जो होती है उसको बरताने में काम में लेते हैं। अब ऐसे चिपक मत जाना नियम के, कहीं गुरुजी ने बता दिया तो चिपक जाएंगे ना। आपके वाक्य का और ऑप्शंस जो दोनों हैं इन दोनों का तथ्य समझना जरूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन क्या दिया हुआ है? इट इज हाई टाइम that we days begin to take the environmental pollution issue more seriously than before। अब अपने पास इस वाक्य में समस्या आती है। यहाँ पे तो दे दिया इट इज, यहाँ पे तो दे दिया प्रेजेंट की, यानी इज अपन कहाँ पढ़ते हैं? इज एम आर अपन प्रेजेंट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट की बात हो गई। और इसके बाद यहाँ पे बिफोर भी दिया हुआ है, ये आपके पास पास्ट का हो गया है। ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, तो समस्या हो गई। लेकिन जिन्होंने क्लास देखी है वह मैंने बताया था, अगर वाक्य आपके पास इट इज टाइम है ना, मैंने बताया था इट इज टाइम, इट इज अबाउट टू टाइम है ना, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी। अगर वाक्य ऐसे शुरू हो, इससे शुरू हो तो इसके बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। और अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है और सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस कब बनता है? जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो इसमें आपके पास बिगिन हो जाता, बिगिन है ना, बिगिन। आई बात समझ में? हाँ। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट है while the children days play in the park their mother was preparing delicious lunch for them। बढ़िया प्रश्न, बढ़िया शानदार प्रश्न, जिसको कहते हैं ना बड़ा कंफ्यूजन करने वाला। तो मेरी क्लास देखी होती तो नहीं होता भाई। मैंने समझाया था भाई, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हों
और दोनों वाक्यों में क्या हो भाई, दोनों वाक्यों में विपरीतार्थक काम हो, यानी विपरीतार्थक जानते हो ना, विपरीत कार्य हो और दोनों पैरेलल चल रहे हो। क्या चल रहे हो भाई, पैरेलल चल रहे हो, तो फिर आपके पास क्या होता है, दोनों वाक्यों में एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं। पैरेलल का मतलब समांतर, समान रूप से चल रहा होता है। और अगर आपके पास इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस है, देखो बच्चे क्या खेल रहे थे, मम्मी काम कर रही थी, दोनों काम विपरीतार्थक है और दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, तो दोनों वाक्य में एक ही टेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मदर है, वो कुकिंग फूड कर रही है, तो सीधी सी बात है उसमें भी अपने पास क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें हो जाएगा चिल्ड्रन बहुवचन है तो वर्ब प्लेइंग हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते थे भाई। हाँ चलिए आगे आगे चले तो क्या दिया हुआ है, नो सूनर डेस द चीफ द थीप सी द पुलिस ऑफिसर देन ही डिसअपियर्ड इनटू द नैरो डार्क लेन्स। बढ़िया पर्सन है, बढ़िया शानदार। अब यहाँ पे समस्या आ गई, यहाँ पे मैं क्या करूँ, वाज करूँ कि डिड करूँ कि क्या करूँ, हैड करूँ कि हैज करूँ, है ना, समस्या होती है। तो यहाँ पे आपके पास मैंने एक बात बताई थी, नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ, है ना, मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है भाई। अब सर ये इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन आप मेरी क्लास में देख लेना, समझ में आ जाएगा। इन्वर्जन यहाँ पे नो सूनर के साथ, इन्वर्जन का मतलब कर्ता से पहले, ये जो कर्ता है इससे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो टेंस कैसे पहचानेंगे, तो फिर आपको देन के बाद देखो कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो इसमें भी अपन पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे आएगा ये पर्सन समझ में, ऐसे नहीं आएगा। हाँ कहीं देखो कि ऐसे आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्या दिया, आई डेस वेट फॉर माई फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन सिंस 10 o'clock बट द ट्रेन इज स्टिल डिलेड। अब सीधी सी बात है भाई, अब यहाँ पे ये इज दे रखा है, प्रेजेंट की पहचान दे रखी है, और वाक्य में अगर आपके पास सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, वाक्य में क्या दिया हो भाई, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो इस वाक्य में अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। सर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है, तो हम कौन सा करें। तो मैंने आपको अपनी क्लास में समझाया था, अगर आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं दिया हुआ हो पास्ट का या फ्यूचर का, तो उसे केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना होता है। और यहाँ पे तो दिया हुआ भाई इस प्रेजेंट की पहचान, तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सॉरी। तो आई हैव बीन वेटिंग इसमें आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगर समझते चलोगे तो चिंता मत करो, हर चीज आसानी से समझ में आनी है। इफ द मैनेजर डेस नो अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर ही वुड हैव टेकन, कंडीशन वाला वाक्य है भाई, कंडीशनल। कौन सी कंडीशन, मैं बात बता देता हूँ, ये थर्ड कंडीशन जिसको आप इम्पॉसिबल कंडीशन के रूप में पढ़ते हो, लेकिन मैं तो अनफुलफिलमेंट कंडीशन ही बोलूँगा, इम्पॉसिबल कंडीशन मैं दूसरी को बोलूँगा। तो ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन सर आपने कैसे जानी, तो इफ वाला वाक्य कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो दूसरा वाक्य ये कोमा के बाद वाले वाक्य में क्या दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन है। और अगर ये तीसरी कंडीशन है तो इफ वाला वाक्य है उसमें आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब कर लेंगे, तो हैड नॉन यहाँ पे हो जाता है। बस आई बात समझ में, इतना सा काम है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलो तो क्या दिया हुआ है, स्केर्सली, बहुत ही बढ़िया प्रश्न अभी। स्केर्सली डेस आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली एंड आई गोट कंप्लीटली ड्रेंस्ड। ड्रेंस्ड का मतलब होता है भीग जाना। अब यहाँ पे एक समस्या आ गई भाई, यहाँ पे स्केर्सली के साथ नो सूनर देन वाला नियम लगते हैं भाई, नो सूनर वाला नियम ही लगता है, यानी इसके साथ भी आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। सर ये इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन आप क्लास में देख लेना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक समस्या आ गई, वहाँ पे तो सर आपने डिड कर दिया था, तो यहाँ पे भी डिड करोगे क्या, क्योंकि ये तो आपके पास पास्ट इंडिफिनिट में ही है। मैंने कैसे जाना ये पास्ट इंडिफिनिट में है, अरे यहाँ पे ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, डिड कर दूँ सर, नहीं डिड कैसे कर दोगे, कोई अपना राज थोड़ी है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है या फर्स्ट फॉर्म दे रखी है भाई, तो सब्जेक्ट प्लस ये अपन मान लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार आप लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूँ मैं ना, गलतफहमी दूर करनी होती है। और दूसरे में कंडीशन लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, कैसे मान लेंगे? तो एक बात ध्यान में रखना, स्केर्सली के साथ जब इन्वर्जन का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब इस कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर आप इसको सेकंड फॉर्म मान रहे हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आते ही सेकंड फॉर्म किसी के साथ नहीं आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है। ये बात दिमाग में रखने वाली बात है भाई। हाँ, कंडीशन, ये जो बातें बताता हूँ ना, तथ्य आधारित बातें हैं। अब ये स्टेप है, ये मैं थर्ड फॉर्म करूंगा तो थर्ड फॉर्म इसके साथ नहीं आती, इसके साथ नहीं आती, इसके साथ आती है और इसके साथ आती है। तो अब ये हैज करूं कि हैव करूं, तो वो पास्ट में है तो इसका मतलब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे हैड आ जाएगा। और सर इतनी गहराई से समझना पड़ेगा, तो समझना तो पड़ेगा भी। क्लास जो आपको एग्जाम फाइट करनी है भाई, कोई आपने 8वीं 10वीं क्लास थोड़ी पास करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ही बिहेव्स एज इफ। मैंने समझाया था एज इफ के बाद में, एज इफ के बाद में कोरी कल्पना वाला होता है तो वहां पे आपको केवल बी वर्ब भरनी हो तो केवल वर्ब का प्रयोग करना होता है। एज इफ, सपोज, एज इफ कल्पनात्मक वाक्य है, मैंने समझाया है क्लास में, बहुत ही शानदार तरीके से देख लोगे तो गारंटीड है कभी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट है सिंस द गवर्नमेंट। अब ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है भाई। सिंस से दो वाक्य जुड़े हैं भाई। सिंस द गवर्नमेंट डेज इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी लास्ट ईयर। अब यहाँ पे चलो लास्ट ईयर तो आ गया, अगर ये लास्ट ईयर नहीं होता तो कंफ्यूजन हो जाता। द प्राइसेज ऑफ द एसेंशियल गुड्स हैव बीन राइजिंग। अब समस्या ये आ जाती है भाई, समस्या आ गई। यहाँ पे तो आपके पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है ना। हाँ, मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे कौन सा टेंस करूँगा? तो यहाँ पे आपके पास मैंने एक एग्जांपल समझाया था, जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हो तो सिंस के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है। सर यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ये दोनों बन सकते हैं। बस सीधी सी बात ये है। तो सिंस के पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट का और सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, तो ये सिंस के बाद वाला वाक्य यही माना जाएगा, जो जस्ट उसके बाद में है ये वाक्य नहीं माना जाएगा। वो द प्राइसेस ऑफ द, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सिंस के बाद वाला वाक्य ये है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेस्ट में आया था ना मजा? हाँ, टेस्ट में मजा आएगा ही बिल्कुल। सर आपने टेस्ट बनाया और मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है मेरे टेस्ट करने वाले बच्चे कितने होशियार हैं, कितने टैलेंटेड है, वही कर सकता भाई मेरे क्वेश्चन, ऐसे कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना छोटी छोटी जो अपने पास छोटी सोच रखते हैं ना, वो नहीं कर सकते भाई। अच्छा, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट, ये बढ़िया प्रश्न है भाई। ये नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है भाई। ये डायरेक्ट से आपने कैसे जान लिया सर? तो आप मेरी क्लास देखोगे तो ही जान पाओगे आप भी। हाँ सर, आप प्रचार कर रहे हो, करना तो पड़ता ही है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला वाक्य है, लेकिन इसे अपने आरएस के वाक्य में शाश्वत सत्ता वाला वाक्य है, तो शाश्वत सत्य का अपन टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। मैंने नरेशंस की क्लास में समझाया है, तो ये केवल आपके पास रिवॉल्वर्स राइम्ड हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। शाश्वत सत्य के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में ऐसे जुड़ता है। अच्छा, वी डेज लिव इन द हाउस फॉर 20 ईयर्स। अच्छा, सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ भाई। एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ मूविंग एल्सवेयर। सीधी सी बात है, सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ है, पास्ट की कोई पहचान नहीं दी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। कब बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? हैज या हैव के साथ, हैज या हैव के साथ बीन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा देंगे, तो वाक्य हो जाएगा आपका सही। तो देख लो कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन सही, है ना। हाँ, समझ में तो आ रहा है सर। चलिए फिर बात करते हैं। आई विश, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आई विश से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो ये कल्पनात्मक वाक्य होता है भाई, कोरी कल्पनात्मक होती है ना। और कल्पनात्मक वाक्यों में आपको वाज या, अगर बी वर्ब भरनी है तो वाज या वर्ब में से केवल वर्ब का प्रयोग करना है, मतलब पास्ट के प्रेजेंट के कुछ नहीं करना है। लेकिन सीधी सी बात है, यहाँ पे बी वर्ब नहीं भरनी है, आपके पास ऑप्शन आ रखा है टेक। तो आई विश से अगर कोई वाक्य प्रारंभ हो रखा है तो इसके बाद में आपको पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना होता है। किसका?
पास्ट इंडिफिनिट। तो कहाँ पे है, ये रहा पास्ट इंडिफिनिट। ये क्लास में भी समझाया था मैंने, बहुत सी बातें की थी और गलत करते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट है, बाय द नेक्स्ट फ्राइडे द वर्कर्स डेज कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्रिज ओवर द रिवर। बढ़िया प्रश्न है, बाय प्लस या बिफोर प्लस, है ना, बाय प्लस, बाय या बिफोर, अभी बाय या बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो तो इसके साथ आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे सर, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग कर देंगे। तो ये बनेगा कब सर, तो ये बनेगा आपके पास विल या सेल के साथ हैव लगाना पड़ेगा आपको, विल या सेल है भाई यहाँ पे, हाँ विल या सेल के साथ आपको हैव भी लगाना पड़ेगा। और ये हैव क्यों आता है इसके बारे में तो बात हो चुकी है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैव ही क्यों आया यहाँ पे, इसके बारे में बहुत गहरी चर्चा हो चुकी है। तो वर्कर्स विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। बढ़िया, चलिए फिर आगे इसके बाद में बात करते हैं, क्या है, वाइल द प्रोफेसर डे से डिलीवर्ड हिज लेक्चर सम स्टूडेंट्स वर बिजी टेकिंग नोट्स इन देयर जर्नल्स। भाई देखो ये सेम वही पर्सन है जो पहले आया था, बच्चे खेल रहे थे, मम्मी खाना पका रही थी। इसमें स्टूडेंट जो प्रोफेसर वो क्या कर रहा है, वो अपने पास लेक्चर स्पीच कर रहा है और बच्चे जो है वो टेकिंग ले रहे थे। दोनों काम विपरीतार्थक है, पैरेलल चल रहे हैं। इसका मतलब अगर इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, अगर इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। इसमें अगर पास्ट इंडिफिनिट होता तो उसमें भी अपन पास्ट इंडिफिनिट बनाते, अगर इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो उसमें भी अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट बना देते। अब इसमें ये क्या आ गया भाई बीच में, चलिए नेट कहाँ से चला, हाँ चलिए ठीक है, अरे चलो भाई, तो ये अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है। तो इसमें भी अपन वर्ब कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा वाज डिलीवरिंग हो जाएगा। तो बस यही बात थी और कुछ नहीं था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है सेल्डम के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है भाई। सेल्डम दिया हुआ है शुरू में तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, वी फाइंड अ पर्सन हु इज एज डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एज ओवर करंट डिपार्टमेंट हेड। अब इसमें बात करें, सेल्डम दिया प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है भाई। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस लगाएंगे तो बनेगा। तो ऑप्शन तो आप लोगों के पास है भाई। अब इसमें देखो डू आर हैव डिड क्या करें, सेल्डम वी हैव, है ना, सेल्डम वी दिया कर्ता बहुवचन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसमें से कौन सा करेंगे, इसमें से अपन डू कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का केवल यही है। हैव क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने पास वही इन्वर्जन का प्रयोग है। इन्वर्जन के साथ ये कर्ता सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और इसके साथ नहीं आती, इसके साथ आती है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का हो जाता है। अगर मैं ये कर देता तो ये समझ सकते हो आप लोग, है ना, मैं समझाऊंगा बाद में, अगर आप मेरी क्लास देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। When I this arrived at their party last night, most of the guests had already left their homes. मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक कार्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब हो तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, ये किया हुआ है। और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से होगा सिंपल सेंटेंस, याद रखना। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आई दिस जस्ट फिनिश्ड। जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, याद रखना। कब बनेगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से होगा। तो कहाँ पे है, आई के साथ जस्ट, ये लो ये जो जस्ट है ये बीच में दिया हुआ एडवर्ब है, ये तो कभी भी कहीं पे भी रख सकते हैं, इसके बारे में अलग मैटर है। हार्डली के साथ भी आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है भाई, लेकिन कर्ता दिया हुआ है द मैच स्टार्टेड, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। अभी कैसे जानेंगे, तो अपने पास जब इन्वर्जन का प्रयोग करना है और आपके पास खालिस्तान के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते हैं, वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हैं, तो इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ 24 हेल्पिंग वर्ब है, 11 प्लस 13 में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो फिर यानी डिड अपने पास यहाँ पे वर्ब की क्या मानेंगे, सेकंड फॉर्म तो मान ही नहीं सकते, तो थर्ड फॉर्म मानेंगे। और थर्ड फॉर्म मानेंगे तो थर्ड फॉर्म आपके पास हैज, हैव और हैड के अलावा किसी के साथ नहीं आती है ना, हैज, हैव और हैड के साथ इनके साथ ही आती है।
तो इनमें से कौन कौन सी है, इसमें हैज और हैड है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। तो हैज करेंगे कि हैड करेंगे, तो फिर देखेंगे आपके पास है बिगिन, बिगिन दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये आपने कैसे कहा सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वैसे तो बिगिन बिगिन बिगन होता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है। जब ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो वो भी पास्ट में तो बनेगा। अब ये पास्ट की अपने पास केवल ये दे रखी है थर्ड फॉर्म जिसके साथ आ सकती है, ये भी पास्ट का ही है होने को, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन हैड हो जाएगा। याद रखना भाई, यहाँ गहराई वाले पर्सन है ये। अच्छा, आई डेस नो हिम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बट आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू बिट्रे माई ट्रस्ट लाइक दिस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे एम नोइंग, नो, हैव नोन, इसमें से केवल यही करेंगे, क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। ये बात मैंने क्लास में समझाई थी, तो यहाँ पे आपको हैव नोन कर देना है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ बाय द टाइम द पुलिस डेस रीच द क्राइम सीन द क्रिमिनल हैड ऑलरेडी। ये पर्सन बढ़िया है भाई, फ्लेड विथ द स्टोलन गुड, ये बाय द टाइम द, ये अपने पास क्या है पास्ट परफेक्ट में बनाया भाई, इसने किस में बनाया पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये हो जाएगा पर के पास वर्ब की सेकंड फॉर्म से। इतनी बात रहेगी ध्यान में। चलिए फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एट दिस टाइम टुमारो, ये तो अपने आसान सी कंडीशन है, एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम में दिया हुआ हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, और कब बनता है, वो बनता है विल या शैल के साथ आप बी का प्रयोग करते हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो तब बनता है। तो यहाँ पे आपके पास विल बी ट्रेवलिंग हो जाएगा, बस इतना सा काम है। चलिए फिर आगे, आगे क्या दिया है, इफ द कंडीशन वाला वाक्य है, ही वुड हैव इजीली वन। तो अगर कंडीशन वाला वाक्य इफ वाला वाक्य अधूरा दे रखा है और दूसरे वाक्य में वुड प्लस है ना, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में ये दिया हुआ है, तो जो इफ वाला वाक्य है उसमें क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो कहाँ पे है हैड प्लस, ये रहा भाई। चलिए, हाँ इतनी आसानी से बता दिया, हाँ बिल्कुल इतनी आसान है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आई डेस राइट 3 चैप्टर्स ऑफ माई न्यू नॉवल सिंस लास्ट मंडे, सिंस द लास्ट मंडे, सिंस प्लस 4 एंड आई होप टू फिनिश इट सून। अब देखो अपने पास इसमें क्या आएगा, सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, तो आपके पास क्या करेंगे भाई, मैं पिछले सप्ताह से क्या कर रही हूँ, पिछले मंडे से, लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे एंड आई होप टू फिनिश इट सून, और मैं इसे जल्द ही समाप्त कर लूँगी, ऐसी आशा है मुझे। इसका मतलब वो पिछले सप्ताह से काम कर रही है, हैव बीन राइटिंग हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग नहीं होगा, क्योंकि आप लास्ट मंडे देखते ही क्या कर दोगे, इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, आई विश के बाद में पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन आई विश के बाद में अगर बी वर्ब भरनी हो तो केवल वर्ब का प्रयोग होगा, ये तो समझा दिया मैंने, तो ये ऑप्शन होगा भाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है दिस ओल्ड हाउस दिस बिलोंग टू, बिलोंग के साथ मोस्टली अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इस वर्ब की बात बता रहा हूँ भाई मैं, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये लो। अच्छा चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से आपके पास जो टेंसेस के एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे दिया हुआ है क्या आपके पास पैसिव वॉइसेस के एग्जांपल्स। अब पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्लास बनाई है, कहते हैं मैंने 3 क्लास बनाई है, इसका मतलब क्या है, मैंने ऐसा कोई रूल नहीं छोड़ा है जो बकाया रह जाए आपके एग्जाम में, यानी उन रूल्स के अलावा कोई पूछ सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछ सकता। तो देखो, द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव द न्यू थियरी। अब इसमें आपको पैसिव वॉइस में करते क्या है, देखो ये समझाने का समय नहीं है, और अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाकी अपना रूल आप क्लास में देख लेना। तो द रिसर्च टीम है वो तो अपने पास सब्जेक्ट होगी, इज आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होगा, इज प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी क्या कर रहे हैं, ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव, ये अपन एक्स्ट्रा एक बार वर्ड मान लेते हैं, तो इसमें देखते हैं, ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम टू प्रूव द न्यू थियरी। पहला ही वाक्य सही होगा। अब देखो इसमें गलती क्या है, मैं बात बताता हूँ, गलत पता होना जरूरी है। ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज बीइंग, अच्छा, ये देखो इज बीइंग कर दिया, जबकि ये बहुवचन होना चाहिए था, तो ये इज हो गया, गलत हो गया। ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर, ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये वाज वर कर दिया, तो ये गलत हो गया।
और ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैज बीन, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अपने क्या करते हैं पेसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, तो इज एम आर के साथ ये रही भाई। अच्छा नेक्स्ट वाक्य पढ़े तो क्या दिया हुआ है, यू मस्ट कंप्लीट द इंटायर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन टुमारो इवनिंग, ये देखते हैं तो यू दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है, द इंटायर असाइनमेंट ये अपने पास से क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, बिफोर द डेडलाइन टुमारो ये टाइमिंग है तो टाइमिंग नहीं, तो देखो द इंटायर असाइनमेंट मस्ट बी मॉडल के साथ, जब मॉडल दिया हुआ होता है तो इसके साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में, तो द इंटायर असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू बिफोर द डेडलाइन टुमारो, यही सही होगा। अब इसमें गलत क्या है, ये शुड कर दिया, ये गलत है भाई, शुड नहीं होगा, जो मॉडल आया वही मॉडल रखना है, इसमें मस्ट रखा है लेकिन बी नहीं लगाया है तो ये भी गलत हो गया है। यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर, नहीं ये नहीं होगा भाई, है ना, ये ऐसे नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करें तो somebody has already cleaned the conference room for the upcoming meeting, तो somebody है अनिश्चित करता है, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीन द कॉन्फ्रेंस रूम, ये रहा आपके पास। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है मैंने क्लास में समझाया भाई, तो द कॉन्फ्रेंस रूम वाज ऑलरेडी, तो ये हैज दिया तो वॉज के वॉज नहीं आएगा भाई। इसके बाद द कॉन्फ्रेंस रूम हैज ऑलरेडी बीन क्लीन्ड फॉर द अपकमिंग मीटिंग, ये सही है क्योंकि हैज का हैज ही रहेगा, ये एक वचन था, एक वचन के साथ अपने पास यहाँ पे हैज है और कॉन्फ्रेंस रूम भी एक वचन है तो हैज का हैज रहेगा। ये इज बना दिया, ये गलत हो गया, हैड बना दिया, ये भी गलत हो गया है, इतना सरल है भाई प्रश्न। इसके बाद में डू नॉट डिस्टर्ब द क्वेश्चन पेपर्स अंटिल द, अपने सॉरी डिस्ट्रीब्यूट है, मैं डिस्टर्ब बोल रहा हूँ, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर्स अंटिल द फाइनल बेल रिंग्स। अच्छा डू नॉट से अगर यानी डोंट से वाक्य शुरू हो तो कैसे कैसे बनाते हैं मैंने क्लास में समझा रखा है। देखो लेट द क्वेश्चन पेपर्स बी नॉट, या ये थोड़ा सा गलत लगता है मुझे, है ना, ये थोड़ा सा गलत लगता है तो इसको छोड़ देते हैं। गलत क्यों है इसका कारण आप क्लास में समझना, चलिए देख छोड़ते हैं। मैं आप कहोगे सर आपको आ नहीं रहा क्या, हाँ मैं तुम दिमाग लगाओ, मुझे तो पता है। द क्वेश्चन पेपर्स शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यू, इसके बाद में वो फाइनल बेल रिंग ये नहीं लिखा तो इसका मतलब तो कोई शब्द छोड़ नहीं सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर्स, इसके बाद में लेट द क्वेश्चन पेपर्स नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल द फाइनल बेल रिंग्स, ये सही है ये गलत है। अब आप अनुमान लगा लेना क्यों सही क्यों गलत है। हाँ, Who has broken this beautiful glass vase kept on the center table, बढ़िया प्रश्न है। हु से प्रश्न बनाते हैं तो एक बात ध्यान में रखना, मैंने 3 तरीके से प्रश्न बनाए थे, ये 3 प्रकार से पेसिव वॉइस बनाए थे, अब वो क्लास में देखना। बाय हुम में चेंज करेंगे, ठीक है। हैज दिस ब्यूटीफुल ग्लास वेसल केप्ट ऑन द बिन, इसमें ये गलत है भाई, एक बार बात करते देखो, चिंता मत करो। बाय हुम हैज दिस ब्यूटीफुल ग्लास वेस केप्ट ऑन द सेंटर टेबल ब्रोकन, इसके बाद हु हैज दिस ब्यूटीफुल ग्लास वेस केप्ट ऑन द सेंटर टेबल बीन ब्रोकन। बाय ये शब्द सही करेंगे, ये गलत करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि इसमें बीन का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे बी का प्रयोग कर दिया है, इसलिए क्यों क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट वाला पेसिव वॉइस है। हाँ समझोगे तब आएगा ना समझ में, ऐसे थोड़ी आएगा। अच्छा प्लीज प्रोवाइड मी, प्लीज जिस शब्द में आ जाता है उसे यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड प्रोवाइड मी, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई यहाँ पे। इसमें आपके पास जब यू आर रिक्वेस्टेड टू तो इसमें टू जरूर लगता है कंजक्शन, तो ये नहीं लगा तो ये गलत हो गया है। क्या लेट से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो लेट से देखते हैं। लेट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बी प्रोवाइडेड टू मी फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये देखते हैं। ऑल द ये नहीं आएगा भाई, है ना, ये नहीं होगा। और आई एम रिक्वेस्टेड ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। मैंने कहा ना होना तो चाहिए था ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाले में टू नहीं है तो वो गलत हो गया है। और अगर ऊपर वाले में अपने रिक्वेस्टेड के बाद में टू होता यहाँ पे तो फिर ये सही करते, ये सही नहीं करते, है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाया करो। दे विल हैव अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे कोई बात नहीं है। विल हैव प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस विल हैव के साथ बीन का प्रयोग और कर देंगे। और ये अपने पास द रिजल्ट ऑफ द इंटायर क्लास देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, ये हो गया भाई, यहाँ तक ऑब्जेक्ट मान लिया तो इसको लिख देते हैं, चिंता मत करो।
द रिजल्ट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल बी, तो विल कैसे, विल हैव बीन होना चाहिए था, तो नहीं है तो ये गलत कर देते हैं। द रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय नेक्स्ट मंडे। अब इसमें बाय क्या है, इसमें बाय प्लस द नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि द को हम नहीं लिखते हैं, बाय प्लस द नहीं लिखा जाता है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप एंड गो बैक टू ओवर होम्स। बढ़िया प्रश्न है भाई ये, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वाला जो प्रश्न है ना वो है। चलिए देखो, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड एंड गो बैक टू होम, यही सही है। ये नियम मैंने लिखा है भाई, ये स्पेशल कैटेगरी के जो रूल्स है वो मैंने क्लास में समझा रखे हैं आप लोगों को। द शॉप शुड बी, ये नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज टाइम दैट द शॉप, ये भी नहीं आएगा, ये मैंने समझा रखा है भाई, आपको नियम देख लेना। मैं उत्तर बता देता हूँ, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। चलिए कोई बात नहीं है, द पुअर एंड द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड बाय अस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। अभी देखते हैं, द पुअर एंड द नीडी पीपल आर, ये गलत हो गया, शुड आना चाहिए था, मस्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो यही सही है। वैसे बाय प्लस अस नहीं लिखा जाता है, स्वाहा नहीं लिखते हैं भाई, क्यों नहीं लिखते हैं, कारण सहित समझाया है, वहाँ पे देखना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लास बड़ी नहीं करेंगे। अच्छा, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ए बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम ए सच अ यंग आर्टिस्ट, तो वन कैन नॉट दिया हुआ है, ये तो लिखेंगे नहीं, है ना, और इसके बाद में अगर लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्ट ए बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम सच ए यंग आर्टिस्ट, ये पूरा लिखेंगे अपन, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच ए यंग आर्टिस्ट, ये सही लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं इसमें कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच ए यंग आर्टिस्ट, इसमें क्या बेटर परफॉर्मेंस कैन बी, अच्छा नोट ना, ये नोट नहीं है इसमें, तो ये सही है भाई, हाँ ये सही है। देखो गलती इतनी जल्दी पकड़ लेता हूँ मैं। हाँ, द फायर डिस्ट्रॉयड द इंटायर वेयर हाउस विथ इन अ फ्यू मिनट्स, तो ठीक है, फायर डिस्ट्रॉयड पास्ट इंडिफिनिट है भाई। कैसे पता चला सर आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। बस इतनी जल्दी कर रहे हो सर, कहाँ जाना है उड़ के, अरे जाना कहीं नहीं है, आप भी बोर हो जाते हो, अरे कितनी लंबी खींचोगे सर क्लास को, है ना, हाँ मुझे पता है, मेरे पास आते हैं। देखो क्या दिया, द इंटायर वेयर हाउस हो जाएगा, तो द इंटायर वेयर हाउस इज, ये नहीं आएगा इज, क्योंकि मैंने तो बता दिया ये आएगा, तो इसमें वाज दिया हुआ है, वेयर हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर विथ इन ए फ्यू, ये हो गया सही। ये गलत क्यों है, हैज बीन आ गया, ये गलत क्यों, वाज बीइंग आ गया है, वाज बीइंग नहीं आएगा, है ना, हाँ क्यों नहीं आएगा, कारण सहित बताया मैंने। चलिए, दैट से दैट द हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस इन लाइफ, बढ़िया रूल वाला पर्सन है भाई, ध्यान से समझ लेना। तो क्या है, इट इज सेड दैट हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस इन लाइफ, सही बात है, हार्ड वर्क इज सेड टू बी द ओनली की टू द सक्सेस इन लाइफ, ये भी सही बात है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। एक ही वाक्य को दो प्रकार से बना सकते हैं क्या सर, बिल्कुल बनाओ, दिमाग होना चाहिए, आप क्या नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और अंदर जो ज्वाला होती है ना वो कुछ भी करवा सकती है, रह के करना है, देख लेंगे क्या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, समवन हैज स्टोलन माई बाइसिकल विच आई पार्क्ड आउटसाइड द लाइब्रेरी, बढ़िया सरल, मतलब बहुत ही सरल है, हैज स्टोलन हो जाएगा तो अपने पास ये तो लिखेंगे नहीं बाई प्लस सब्जेक्ट, तो माई बाइसिकल का हो जाएगा माई बाइसिकल विच आई पार्क्ड आउटसाइड द लाइब्रेरी वाज स्टोलन, गलत है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। माई बाइसिकल विच आई पार्क्ड आउटसाइड द लाइब्रेरी हैज बीन स्टोलन, ये सही वचन होता है। रूल जो मैंने बताए हैं, मैंने क्लास में भी कहा था, किसी चीज़ के चिपकना नहीं है, अगर आप चिपक गए ग्रामर के रूल्स के तो मान के चलो आपका जो प्रश्न है वो गलत होना है ना, हाँ। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, पीपल थिंक दैट ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द विलेज, ये बढ़िया प्रश्न है भाई, देखो इसके बारे में यही आ जाएगा, इट इज थॉट दैट ही इज द मोस्ट, यानी इस वाक्य को थिंक जो है ना इसके साथ इट इज थॉट कर दो, दैट लगा दो और पूरा वाक्य ऐसा कैसा। दूसरा अपन ही इज थॉट टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द विलेज, ये दोनों कथन सही है, कथन नहीं दोनों वाक्य सही हैं, तो ये ऑप्शन हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, यू ought टू, बिल्कुल बहुत ही सरल है, ought टू दिया हुआ तो ought टू बी हो जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स ought टू बी फॉलोड बाय यू टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, यही सही है, बाकी गलत क्या है, देखो ought टू को शुड में नहीं बदलते हैं, ध्यान में रखना। इसके बाद द ट्रैफिक रूल्स आर टू बी, ये भी नहीं होगा, ट्रैफिक रूल्स ये तो गलत है ही। चलिए फिर
आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द सर्किस एवरी विंटर, मुझे याद करता हूँ मैं, तो आई रिमेंबर बीइंग ये गलत है भाई। आई रिमेंबर माई फादर वाज टेकिंग मी टू द सर्किस, और आई रिमेंबर टू बी टेकन, आई रिमेंबर टू बी टेकन टू द सर्किस बाय माई फादर, और माई फादर ये हो जाएगा भाई। ये एक स्पेशल सेंटेंस था जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, यही इसमें एक समस्या आने वाली होती है आप लोगों की। अच्छा नेक्स्ट क्या है, क्लोज द डोर्स एंड विंडो बिफोर यू लीव द हाउस, ऑर्डर हो सकता है। तो देखो लेट ऑल द डोर्स एंड द विंडोज बी क्लोज बिफोर यू लीव, ये सही रूल पे है भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। ऑल द डोर्स एंड द विंडोज शुड बी क्लोज्ड बाय यू, ये हो सकता है। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज, तो अपने पास क्या आ जाता है, हाँ इसमें भी बिफोर यू लीव नहीं दिया हुआ है, तो ये भी देखो अपने पास ये गलत है भाई। इसमें अपन शब्द नहीं छोड़ सकते, ये ध्यान में रखना, बिफोर यू लीव ये जो है ना ये आना जरूरी है। अगर ये इन दोनों में और लगा देते तो ये दोनों ही नियम सही है, यानी ये तीनों वाक्य सही हो सकते हैं अगर अपन ये इनमें और जोड़ देते हैं तो ये मैंने समझाया भाई, क्लास में समझाया, तो फिलहाल अपन इसको सही करेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी माइट क्या है, सी माइट विन द फर्स्ट प्राइज इफ सी परफॉर्म्स विथ कॉन्फिडेंस, कंडीशनल वाला वाक्य है, लेकिन अपन क्या करेंगे, द फर्स्ट प्राइज माइट बी वन बाय हर इफ सी परफॉर्म्स, ये पहला ही वाक्य सही है और कोई दूसरा गलत क्यों है। द फर्स्ट प्राइज माइट बी वन बाय हर इफ सी इज परफॉर्म्ड, नहीं ये गलत होगा भाई, ये गलत है, ये वाक्य नहीं चेंज करेंगे, मतलब ये तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे भाई, ये इज नहीं करेंगे, तो यही सत्य है। अच्छा, माई ग्रैंडफादर टोल्ड अस एन इंचेंटिंग स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड एडवेंचर्स, तो क्या है, टोल्ड अस, तो बताया भाई क्या है, देखो वी वर टोल्ड, ये सही है भाई, ये अपने पास इसको बना दिया। ये जो वाक्य ना यहाँ पे ये वाक्य, ये तो अपन ऐसा कैसा इसको पैसिव बना देंगे, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे। देखो वी वर टोल्ड एन इंचेंटिंग स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड एडवेंचर बाय माई ग्रैंडफादर, सही है। An enchanting story about his childhood adventures was told to us by my grandfather, सही है। और इसके बाद enchanting story about his childhood adventures were, नहीं ये adventures इसके अनुसार ये नहीं है, ये अपने पास स्टोरी के बारे में है, तो ए और बी सही है आप लोगों के पास, ये तभी मैं समझा रहा हूँ कि क्लास देखना जरूरी है भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द इवेंट। अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, ये क्या है भाई, ये तो पहले से पैसिव वॉइस बना दिया, तो आपके पास पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी पूछ सकते हैं, PV2 भी पूछ सकते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है भाई। अब ये पैसिव वॉइस है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजर्स मैं इधर लिखो दूंगा, द ऑर्गेनाइजर्स मेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि वाक्य आपके पास से प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो द ऑर्गेनाइजर्स हैव मेड ये हो जाएगा इसका, बस बिल्कुल सीधी सी पहचान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आर आ गया गलत है, ये हैड हो गया गलत है, ये मेड वर्ब की सेकंड होगी तो गलत है, क्योंकि हैज हैव दिया भाई, हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना, प्रेजेंट परफेक्ट का यही वाक्य केवल, तो इतना सरल तो था। बाय होम, बाय होम से मतलब पैसिव वॉइस दिया हुआ है, तो इसका मतलब वाक्य हु से शुरू होगा, और वाज दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में ही आपके पास पैसिव वॉइस में वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। इसमें इसको तो फिर आपके पास क्या होता है, हु कंपोज्ड, हैज कंपोज्ड नहीं होगा, इज कंपोजिंग नहीं होगा, हैड कंपोज्ड नहीं होगा, तो यही बचा भाई फिर। तो देखो मुझे तो आप सोच रहे सर इतनी जल्दी कैसे कर रही थी, अरे तो मुझे तो देख के पता चल जाता है, मुझे तो आप समस्या तो आपको आती है, मुझे थोड़ी आएगी, अब मुझे भी समस्या आएगी तो फिर समस्या आपके तो आनी है। यू आर रिक्वेस्टेड, ये अपने पास रिक्वेस्टेड वाला है, तो प्लीज से वाक्य शुरू हो जाएगा, अगर प्लीज दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ ये इसमें दिया हुआ नहीं, ये रहा, प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस, बिल्कुल मैंने बताया, देखते ही समझ जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, ही वॉज लाफ्ड एट बाई हिज क्लासमेट्स बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, तो देख लेते हैं, ही वॉज लाफ्ड, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस का वाक्य वो पास्ट इंडिफिनिट का बनेगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो कौन से वाक्य में दी हुई है, वही पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा। तो देखो हिज क्लासमेट्स लाफ्ड एट सही है, हिज क्लासमेट्स वर्ब नहीं है, हिज क्लासमेट्स लाफ एट गलत है, और ये भी गलत है, तो यही है सही। इतना सरल तरीका बताते हो सर आप। अच्छा, वाई वॉज सच ए रूड रिमार्क मेड बाई यू ड्यूरिंग द डिस्कशन,
चलिए देखते हैं। वाई वॉज सच ए र्यूड रिमार्क, तो वाई वॉज ये पास्ट इंडेफिनिट का है भाई, वाई डिड हो जाएगा फिर, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव वाक्य वाई सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस डिड हो जाएगा, तो यही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, तो ये गलत है, यह देख लो। अच्छा, इसके बाद है बायोलॉजी इज टॉट टू अस बाय अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर इन आवर स्कूल। बढ़िया प्रश्न है। तो देखो, ए वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर टीच अस, तो इज टॉट है, तो इज प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो जाएगा, यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये गलत है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये गलत है। तो बस ऐसे वाक्य को आप इतनी आसानी से पहचान सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स है, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब रही बात अपने पास से 25% अपने पास नरेशन से संबंधित है ना, 25% नरेशन से संबंधित भी बाकी रह गए हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो ये प्रश्न भी मैं हल करवा दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे तो इस वीडियो के नीचे कम से कम मेरे पास 50 कमेंट्स हो जाएंगे कि सर आप ये 25% भी हल करवाओ, तो मैं ये प्रश्न भी आपको हल करवाने वाला हूँ। पक्के से करवाऊंगा, लेकिन कमेंट आएंगे तो ही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कमेंट नहीं आएंगे तो इसका मतलब है आपको टेस्ट आ रहा है, आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं पक्का ये क्वेश्चंस है आपको हल अवश्य करवाने वाला हूँ। तो बस आज की इस क्लास को एक बार यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।